डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम अपने चौथे खंड में जा रहे हैं, जो कि वैल्यूएशन ऑफ रियल एस्टेट है। और उसके अंदर हम चौथा पार्ट आज हम कवर कर रहे हैं। तो हम 3 पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ज़्यादा समय खराब ना करते हुए फटाफट देखते हैं कि कौन से पार्ट हम कवर कर चुके हैं और आज हम क्या कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली हम कॉस्ट प्राइस वैल्यू पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। टाइप ऑफ वैल्यू जो है, कुछ हमने 6 तरह की जो वैल्यूएशन थी, टाइप ऑफ वैल्यू थी, वो पार्ट 1 में कवर की थी। और बाकी जो 27-28 टाइप की वैल्यूएशन थी, हमने वो पार्ट 2 में कवर की थी। देन बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वैल्यूएशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन और हाबू, और ये हमने सारा पार्ट 3 में कवर कर लिया है ऑलरेडी। तो मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगा साथियों, स्टूडेंट्स, अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो कृपया करके आप उनको देखिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जंप मत कीजिए पार्ट 4 के ऊपर, अदरवाइज अपना समय खराब कर रहे हैं। आप अननेसेसरली मुझे क्वेश्चन भेजेंगे जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। आप पहले पार्ट 1, पार्ट 2, 3 पढ़िए। आपको कोई क्वेश्चन आज के क्वेश्चन उसमें नहीं आएगा। अगर आप मेरे क्लास के स्टूडेंट हैं और आप क्लास की प्रिपरेशन करने से पहले आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, और जब हम क्लास में मिलेंगे तो उस समय हम इसको आपके क्वेश्चंस का आंसर वहां कर सकते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज के जो पार्ट 4 के अंदर हम फोकस करेंगे राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ रियल एस्टेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खासतौर पे जो इनकम अप्रोच, हम जब इनकम अप्रोच ऑफ वैल्यूएशन करेंगे, जहाँ पे केस स्टडीज करेंगे, वहां पर इन कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा तरीके से होने वाली है। जो कि मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। तो केस स्टडी कुछ भी आ जाए, तो आप आज हम सारे ही टाइप की जो भी, बेसिकली आज का सेशन जो रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है इनकम अप्रोच के लिए। तो ऐसा नहीं है कि इनकम अप्रोच हम वहीं से पढ़ेंगे, यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। हम अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुए तो आप इनकम अप्रोच की केस स्टडी को सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। और अगर आपने कर लिए तो आपका 50% इनकम अप्रोच यहीं से हो जाएगा क्लियर। और इसके बाद हम अगले टॉपिक के अंदर हम ये वाला कवर करेंगे, टाइप ऑफ ओनरशिप, टाइप ऑफ ऑक्यूपेंसी इन रियल एस्टेट। ये टॉपिक बहुत बड़ा था, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक किया है, ताकि समय को हम बचाते हुए कम से कम समय में हम आगे बढ़ सकें। तो बात करते हैं कि बेसिकली किसी प्रॉपर्टी में राइट्स और इंटरेस्ट किस किस तरह के हो सकते हैं। तो बेसिकली 4 तरह के राइट्स प्रॉपर्टी में हो सकते हैं: फ्री होल्ड, लीज होल्ड, और उसके बाद जॉइंट ओनरशिप, को ओनरशिप, फ्लैट ओनरशिप और ईजमेंट राइट्स। तो आज हम इसके अंदर फ्री होल्ड और लीज होल्ड की बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा लंबा टॉपिक जो है वो है लीज होल्ड का, क्योंकि इसके अंदर इनकम अप्रोच के ऊपर बहुत ज्यादा चीजें आती हैं। तो हमें समझना पड़ेगा। आज हम इन 2 टॉपिक पे फोकस करेंगे, और कल के जो हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पार्ट 5 में हम इनको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है। तो लीगली द प्रॉपर्टी इज फ्री फ्रॉम होल्ड। जैसे फ्री होल्ड का आप अगर ब्रेक करेंगे, फ्री फ्रॉम होल्ड, तो नाम से ही पर्याय पता लग रहा है कि साहब, एनी प्रॉपर्टी विच इज फ्री फ्रॉम होल्ड, इट इज फ्री होल्ड। ठीक है जी। तो फ्री फ्रॉम होल्ड ऑफ एनी एंटिटी अदर देन द ओनर। तो सिर्फ ओनर का ही होल्ड होना चाहिए, ओनर के अलावा किसी आदमी का उस प्रॉपर्टी पे होल्ड नहीं है अगर, तो वो उसको हम फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की जो कैटेगरी है उसमें क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसमें आगे क्या है कि ओनरशिप, owner enjoys perpetual ownership of the property and can be freely transferred or unencumbered, or can be freely transferred or encumbered। इसका मतलब क्या, परपेचुअल से मतलब क्या है कि नेवर एंडिंग। अगर मैं मालिक हूं तो ऐसा नहीं कि मैं 10 साल, 20 साल, 50 साल के लिए मालिक हूं। राइट, अगर 99 ईयर्स के लिए ओनरशिप मेरे पास है तो उसको परपेचुअल बनी जाती है। अगर कोई प्रॉपर्टी पे लीज 99 ईयर्स की है तो उसको परपेचुअल बनी जाती है, काइंड ऑफ। बट उसको भी पढ़ना पड़ेगा, सारे केसेस में नहीं है। बट परमानेंट ओनरशिप होनी चाहिए कहीं पर, उसमें ऐसा नहीं कि हम एक लिमिट के लिए, पीरियड के लिए ओनरशिप है। दैट इज फ्री होल्ड। और उसके बाद उस ओनर जो ओनरशिप मेरे पास है उसको मैं फ्रीली ट्रांसफर भी कर सकूं, जो हमने स्टड्स में बात करी है। और उस पर एनकम्बरेंस नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी का चार्ज नहीं होना चाहिए प्रॉपर्टी को। ठीक है, ट्रांसफरेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नॉर्मली एंजॉयज हायर मार्केट प्राइस बिकॉज ऑफ फॉलोइंग एडवांटेजेस। तो अगर हम फ्री होल्ड और लीज होल्ड प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो फ्री, ऑब्वियसली जब मेरे पास पूरी ओनरशिप आ रही है तो मैं एज ए बायर मैं देखूंगा भैया ये प्रॉपर्टी अच्छी है। तो बायर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अच्छी है उसके लिए, क्योंकि उसको बहुत बेहतर टाइटल मिलता है उसके अंदर। कोई एनओसी नहीं चाहिए, कोई ट्रांसफर नहीं करना है, वो फ्री होल्ड है। तो उसके लिए वो ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार होगा, बिकॉज वो जिंदगी भर के लिए, मतलब पुश्तों के लिए जमीन हो जाएगी उसकी वो। The property owner does not have to pay annual ground rent
अब एक ग्राउंड रेंट क्या होता है, थोड़ा सा इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जब हम लीज होल्ड प्रॉपर्टीज की बात करेंगे वहां हम समझाएंगे कि ग्राउंड रेंट क्या होता है, कि कुछ भी प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह कुछ अभी इतना समझ लीजिए, किसी भी तरह का कोई टैक्स या कुछ भी म्यूनिसिपैलिटी टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स उसमें नहीं पे करना है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी उसको साल का कुछ अलग से पे नहीं करना है। Owner enjoys complete ownership rights of the property with no restriction to transfer it further. So full transferability है, आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी और के से एनओसी लिए बिना, तो क्लियर टाइटल है उसके अंदर। दैट इज द एडवांटेज ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ओनर ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कैन गिव द प्रॉपर्टी ऑन लीज और टेनेंसी फॉर सर्टेन पीरियड। तो अगर मैं उसका फ्री होल्ड मालिक हूँ, फ्री होल्ड ओनर है, तो मैं उसको फर्दर लीज दे सकता हूँ या टेनेंट उसमें बैठा सकता हूँ, किराएदार किराए पे दे सकता हूँ, लीज पे दे सकता हूँ। द ऑनर गेट्स लीगल राइट टू रिकवर द फिजिकल पोजेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी when lessees and tenancy come to an end. What does that mean? The moment lessee और tenant वहां से बाहर निकलेगा या उसका जो एग्रीमेंट खत्म होता है, the owner will come into picture and he will enjoy the rights again. उसको दोबारा से ओनरशिप मिल जाएगी। टेम्पररी वो एक सर्टेन पीरियड के लिए अपने राइट्स को दे सकता है इन दी फॉर्म ऑफ लीज होल्ड या टेनेंसी। सच इंटरेस्ट ऑफ ऑनर फ्री होल्ड लैंड इज कॉल्ड रिवर्शन। तो बेसिकली जो ऑनर का जो राइट है, अगर एक आप मालिक हैं प्रॉपर्टी के, आपने वो प्रॉपर्टी मुझे किराए पे दे दी, आपका रिवर्जन राइट है, राइट टू रिवर्जन, या उसकी रिवर्जन वैल्यू की हम बात करेंगे आगे कि व्हाट इज द रिवर्जन वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, रिवर्जन वैल्यू ऑफ लैंड। तो वो आपको जो हम क्वेश्चंस करेंगे केस स्टडीज इनकम अप्रोच में और कुछ टू सम एक्सटेंट कॉस्ट अप्रोच के अंदर भी एप्लीकेशन आती है इसकी, तो हम जो आगे केस स्टडीज करेंगे वहां पर आपको ये रिवर्जनरी वैल्यू, रिवर्जन कॉस्ट, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। तो इसलिए आप इतना समझिए कि रिवर्जन इंटरेस्ट क्या है, रिवर्जन मतलब क्या है कि रिवर्स, कि जो ऑनर है उसने प्रॉपर्टी किराए पे दी, जब उसको प्रॉपर्टी वापस मिलेगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी उस समय, दैट इज कॉल्ड रिवर्जन। और जो उसका राइट है कि वो प्रॉपर्टी वापस ले सकता है, दैट इज कॉल्ड रिवर्जन राइट ऑफ द ओनर। ये बड़ी ही की टर्म है, इसको आप इसलिए मैंने बोल्ड और अंडरलाइन कर रखा है, इसको याद रखिए। जो भी इसमें वर्ड मैंने बोल्ड और अंडरलाइन कर रखे हैं, फ्री फोल्ड, होल्ड, परपेचुअल ओनरशिप, ये सब कीवर्ड्स हैं। तो इसका मतलब ये कीवर्ड्स को आप अलग से कॉपी में नोट कर लीजिए कि फ्री होल्ड मतलब फ्री फ्रॉम होल्ड, परपेचुअल ओनरशिप और रिवर्जन, तीन कीवर्ड्स इस टॉपिक के अंदर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आगे बात करते हैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे लंबा टॉपिक है आज के सेशन का। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या है? इन केस ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ऑनरशिप राइट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 और 3 पार्टीज। तो इसमें जहां पर भी लीज होल्ड प्रॉपर्टी का कोई भी केस आता है, आपके पास एग्जांपल केस स्टडी आए, तो उसमें आपको 2 या 3 पार्टियों के नाम सुनने को मिलेंगे। अगर उसमें 2 पार्टी इन्वॉल्व है तो एक पार्टी लेसर होगा, एक पार्टी लेसी होगा। और अगर 3 पार्टियां इन्वॉल्व है तो एक हेड लेसर, एक लेसी और एक सब लेसी। तो जो भी केस स्टडीज आएंगी उसमें इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन बना के आपको देगा कि सब एक लेसर एक लेसी है, या फिर उसमें बोल देगा हेड लेसर है, लेसी और सब लेसी है। तीसरी कोई सिचुएशन बन के आ नहीं सकती है, इन दोनों में से कोई सी एक केस स्टडी पिक होगी। और बहुत ज्यादा संभावना है कि इनके अंदर लीज होल्ड प्रॉपर्टी के ऊपर एक केस स्टडी की संभावना पूरी पूरी है आने की संभावना पूरी। अगर केस स्टडी नहीं भी आई तो कम से कम 2 नंबर का 4 नंबर का एग्जाम्पल उसमें से आना ही है, इसलिए 100% श्योर टॉपिक है। अब मतलब समझते हैं कि ये लेसर लेसी हेड लेसी क्या होते हैं बेसिकली। लेसर क्या है? ही इज द ओनर, जो प्रॉपर्टी का ओनर है, ओनर ऑफ द लैंड, और लैंड विद बिल्डिंग, या तो जमीन या फिर जमीन पे जो बिल्डिंग बनी है, उन दोनों का, दोनों में से कोई एक। हु गिव्स अवे पोजेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी ऑन रेंट ऑन सर्टेन टर्म्स कंडीशन। तो अगर आप जमीन के मालिक हैं या फिर जमीन और प्लस जो घर बना हुआ है, जो बिल्डिंग बनी हुई है, उसके मालिक हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है आपके नाम पे, तो आप अगर वो प्रॉपर्टी को फर्दर लीज पे या किराए पे किसी को दे रहे हैं, तो आप जो है वो लेसर बन जाएंगे उस केस में। ये सिचुएशनल है कि आप लेसर हैं, लेसर जो लेस दे रहा, जो लीज दे रहा है बेसिकली, लेसर, ऐसे याद रखिए। द सम ऑफ द फ्री होल्डर्स राइट्स आर पास्ड ऑन टू द लेसी। तो जैसे ही आप प्रॉपर्टी को लीज करेंगे या किराए पे देंगे, आपके कुछ राइट्स, जैसे कि प्रॉपर्टी में जाने का, उसको यूज करने का, उसको एंजॉय करने का राइट्स है, आप उसको किराए पे दे रहे हैं, इसके बदले आप किराया लेंगे उससे, लेसी से। तो वो आपके राइट्स जो है वो कुछ समय के लिए, जितने समय के लिए आपने एग्रीमेंट किया,
उतने समय के लिए आपने किराए लेसी को दे दिए, आपने घर किराए पे दे दिया, तो आप उस घर में थोड़ा ना रहेंगे, तो लेसी रहेगा किराए पे उसमें रहने के लिए जब तक किराया दे रहा है। लेसी कौन है? बेसिकली किराएदार है। सिंपल भाषा में समझिए इसको। लेसर मकान मालिक देसी भाषा में, और लेसी मतलब किराएदार, जो वहां पे किराया दे रहा है उसका, वो लेसी है, जो लीज एग्रीमेंट में मेंशन है। सब लेसी क्या है? अगर लीज एग्रीमेंट के अंदर लेसी को ये परमिशन दी जाती है कि वो उसको सबलेट कर सकता है। ठीक है जी, जैसे मान लीजिए मैंने घर किराए पे लिया, और घर किराए पे लेके मैंने उसको फर्दर, मैंने वहां पीजी खोल दिया, और वहां बच्चे, कॉलेज के बच्चे रख लिए मैंने बहुत सारे, राइट? तो फिर वो क्या हो गया? मैंने सबलेट कर दिया। लेकिन वो परमिशन होनी चाहिए, जो एग्रीमेंट होगा लेसर के साथ, उसके अंदर लिखा होना चाहिए। तो सब टेनेंट जो है वो सब लेसी है। और अगर सब लेसी पिक्चर में आ गया, मान लीजिए मैंने एग्रीमेंट किया, आपने एग्रीमेंट किया मेरे साथ, आप मकान मालिक थे, मैं किराएदार था। जब तक आप और मैं पार्टी में इन्वॉल्व हैं, ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है, तो आप लेसर है, मैं लेसी हूँ। लेकिन अगर आपने मेरे को अलाउ कर दिया, जैसे मैं सबलेट कर सकता हूँ, और मैंने सबलेट कर दिया, तो जो मेरा किराएदार बनेगा, किराएदार है, उसको बोलेंगे सब लेसी। लेकिन आपका जो नाम है वो बदल जाएगा। आप हैं तो ऑनर ही, आप लेसर ही हैं, लेकिन आपको अब लेसर नहीं बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा हेड लेसर। तो अगर आपने कहीं पर ये क्वेश्चन में पढ़ लिया कि ही इज हेड लेसर, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि भैया सब लीजी भी इसमें मिलेगा आपको। किराएदार है, किराएदार तो मिलना है, वो ढूंढना पड़ेगा आपको। उसके राइट्स भी आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, केस स्टडी के अंदर भी और एग्जाम्पल के अंदर भी। केस स्टडी के अंदर ये बोन मैरो है, ये बैकबोन है बिल्कुल। राइट्स एंड इंटरेस्ट। अब राइट्स क्या है? राइट्स और इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज। तो बेसिकली अब इसमें क्या है कि जो लीज और प्रॉपर्टी में देख लिया, तीन पार्टियां इन्वॉल्व है उसके अंदर, उनके राइट्स और इंटरेस्ट क्या है प्रॉपर्टी में, ये समझते हैं। लेसर का क्या है? ही होल्ड्स द राइट टू रिसीव ग्राउंड रेंट और राइट टू रिवर्जन ऑफ लैंड। तो जैसे ही आप मकान मालिक थे, आपने वो प्रॉपर्टी मेरे को किराए पे दे दी, आपके दो राइट्स रह गए उसके अंदर। एक तो ग्राउंड रेंट, एक किराया, मतलब की प्रॉपर्टी किराया लेना है आपको, ग्राउंड रेंट, इट इज कॉल्ड ग्राउंड रेंट। ग्राउंड रेंट का मतलब ये नहीं कि जमीन का किराया है, बिल्डिंग का किराया भी ग्राउंड रेंट ही कहलाएगा। इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, और आगे इसी आज के सेशन में। और राइट टू रिवर्जन, जो हम पिछली स्लाइड में बात कर चुके हैं, कि जब मेरी आपके एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, तो वो लैंड या लैंड के साथ बिल्डिंग वटेवर जो आपने मुझे किराए पे दी है, वो मैं आपको वापस करूंगा। और दैट इज कॉल्ड राइट ऑफ रिवर्जन ऑफ द लेसर। ठीक है? लेसी का राइट क्या है? ही हैज राइट टू इरेक्ट बिल्डिंग ऑन द प्लॉट। आपने मुझे बिल्डिंग, आपने प्लॉट किराए पे दिया, तो उसमें लिख दिया कि मैं बिल्डिंग बना सकता हूँ अपनी, तो मैं जब तक उस पे मेरा किराया दे रहा हूँ जमीन का, मैं बिल्डिंग अपनी बना सकता हूँ उसके अंदर। एंड राइट टू रिसीव रेंट फ्रॉम सच बिल्डिंग्स। तो जो मैंने जमीन, तो मैंने आपसे किराए पे ली, राइट, या फिर मैंने एक मंजिल घर लिया, उसके ऊपर मुझे कोई कुछ और बनाने का परमिशन दे दी आपने, तो जो बिल्डिंग मैंने अपनी जेब से बनाई, उसका मालिक तो मैं हूं ना, तो उसका किराया मैं खाऊंगा, उसका किराए से आपका मतलब कुछ नहीं है एज ए ऑनर। तो लीजी लेजी के दो राइट्स हैं, इरेक्ट बिल्डिंग और रिसीव रेंट फ्रॉम द बिल्डिंग। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि आपने सब बिल्डिंग का रेंट तो मकान मालिक को मिलेगा ना। जो बिल्डिंग उसने मकान मालिक ने बनाई और किराए पे दी, उसका रेंट उसको मिलेगा। लेकिन अगर टेनेंट किराएदार ने बिल्डिंग कोई बनाई है, उसको फर्दर सबलीज करता है, सबलीजी किराएदार अगर फर्दर किराए पे दे रहा है, तो उसका जो रेंट खाने की जो वो है, राइट है, वो किराएदार को है। सबलीजी क्या है? सबलीजी और लेजी दोनों के राइट सिमिलर है, दोनों के सिमिलर राइट्स हैं। नाउ द वैल्यूअर इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑफ लेजर, लेसी एंड सबलेसी एज पर टर्म ऑफ लीज एग्रीमेंट। तो जब हम इनकम अप्रोच ऑफ वैल्यूएशन की केस स्टडीज करेंगे, वहां पर आपको ये चीजें बड़ी ही ध्यान से रखनी है कि लेसर कौन है, लेसी कौन है, सब लेसी कौन है, हेड लेसर कौन है, उनके राइट्स क्या हैं, और उनके राइट्स की वैल्यू कितनी है, और उनके वैल्यू के हिसाब से उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन निकलेगा। और केस स्टडी ऑलमोस्ट 99% आप समझ लीजिए इन चीजों के अंदर से आनी ही आनी है। इसको बड़ा ही समझना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये केस स्टडी बिल्कुल केक वॉक है अगर आपने समझ लिया, और अगर नहीं समझा तो ये बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगी। टाइप्स ऑफ लीज समझते हैं पहले, कि कौन कौन सी तरह की लीज होती है। तो पहला बिल्डिंग लीज, सेकंड ऑक्यूपेशनल लीज, सब लीज, लीज फॉर लाइफ, टेनेंसी एट विल, एस्टेट एट विल। ठीक है जी? तो आपको ये 5 टाइप की, इसमें थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है, और इन कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन केस स्टडी के अंदर भी हो सकती है।
Building lease, it is the most common type of lease in which an open plot of land is given on lease to lessee for construction of the building. आप मकान मालिक, आप जमीन के मालिक हैं, आपने खाली मेरे को जमीन दे दी, तो बिल्डिंग लीज में आपको ये याद रखना उल्टा है। ये कहने को बिल्डिंग लीज लिखा है यहाँ पे, एक्चुअली ये बिल्डिंग नहीं दे रहा, वहां पे खाली जमीन दे रहा है आपको, ऐसे पुट्ठा रिवर्स। तो ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा ये कि अब ऐसा बिल्डिंग लीज मतलब बिल्डिंग किराए पे दी होगी ना, बिल्डिंग किराए पे नहीं दी, खाली जमीन किराए पे दी है यहाँ पे सिर्फ। ये आपने बिल्कुल दिमाग में इसको ऐसे फिट करना है कि साहब ये उल्टा है, पुट्ठा है। जो मेरे पंजाबी मित्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हम पंजाबी के अंदर बोलते हैं पुट्ठा है, पुट्ठा रिवर्स है, राइट, उल्टा है। तो इट इज नॉट बिल्डिंग, ये कंफ्यूज करेगा हमेशा एग्जामिनर आपको, ये गलती मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं। तो अगर बिल्डिंग लीज लिखा है, खाली जमीन इन्वॉल्व है, लेसर का राइट सिर्फ जमीन पे है, बिल्डिंग पे उसको हमने अपने जो लेसर है उसकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन नहीं करना है। और जो रिवर्जन वैल्यू आएगी वो भी लैंड के ऊपर ही आएगी, राइट ऑफ रिवर्जन सिर्फ लैंड का ही है। तो स्ट्रक्चर वो किराएदार कुछ भी करे, लेसी जो है वो कुछ भी करे, तोड़ जाए, उठा के ले जाए, वट। लीज पीरियड में वेरी फ्रॉम 40 ईयर, नॉर्मली 60 ईयर, 99 ईयर और 999 ईयर्स। तो जो जमीन, जो बिल्डिंग लीज होती है उसके अंदर जनरली जो प्रैक्टिस है वो 40 साल 60 साल रहेगी। अगर एग्जाम में आपको एग्जाम के अंदर ही नंबर ऑफ ईयर्स मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको मिलने ही है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद अगर लीज पीरियड 99 ईयर्स है, ये आपने ध्यान रखना है, तो बेसिकली परपेचुअल लीज कहलाएगी, उसको लॉन्ग टर्म लीज या परपेचुअल लीज। अगर दोनों में से कोई भी शब्द एग्जामिनर यूज कर रहा है तो दोनों का मतलब एक ही है, आपने कंफ्यूज नहीं करना है। और कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर आपको 99 ईयर्स की नहीं बोलेगा, ये बोलेगा परपेचुअल लीज है, करेक्ट। तो मतलब 99 ईयर्स मतलब एज गुड एज, दैट इज नॉट अ फ्री होल्ड टेक्निकली, बट वो काइंड ऑफ परपेचुअल है कि वो जिंदगी भर रहेगी आपके, मतलब 99 फिर रिन्यूअल हो जाएगी। परपेचुअल लीज विद रिन्यूअल क्लॉज, नॉन रिन्यूअल क्लॉज, वो सब बातें अलग हो सकती हैं, बट आप इतना समझिए कि परपेचुअल लीज अगर बोल दिया इसका मतलब 99 और उससे ज्यादा की लीज उसने दी है, और वो बिल्डिंग लीज है। नॉर्मली बिल्डिंग लीज 40 साल से कम नहीं होती, 40-50 साल से कम नहीं, छोटी लीज नहीं होती है लैंड की और बिल्डिंग लीज। ऑक्यूपेशनल लीज, दिस लीज इज फॉर यूज ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग। तो ऑक्यूपेशन मतलब ऑक्यूपाई, ऐसे याद रखना है आपको। ऑक्यूपाई आप किसको करेंगे, घर के अंदर रहेंगे ना, ऑक्यूपेंसी। तो इसमें जमीन और बिल्डिंग दोनों होगा। बिल्डिंग लीज में क्या था, सिर्फ जमीन थी और बिल्डिंग लेसी बनाएगा। इसमें क्या है, लेसर ने बिल्डिंग जमीन और स्ट्रक्चर दोनों दिया है। एंड आर गवर्न्ड बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो हम रियल एस्टेट एक्ट में बात करेंगे। क्या होता है अभी तरह समझिए कि इस पे ट्रांसफर ऑफ, अगर ऑक्यूपेशनल लीज की हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी पे, तो वहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजन लगेंगे। अब हो सकता है किसी केस स्टडी के अंदर आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एप्लीकेशन हो जाए कॉन्सेप्ट का, उस चैप्टर से, और एक यहाँ से ऑक्यूपेशन लीज का आ जाए कि सब ग्राउंड रेंट और ये सब लेसर लेसी सब। तो वो आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करेगा और आपके ब्रेन को टेस्ट करेगा कि आपको मल्टीपल चैप्टर्स की नॉलेज है कि नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पूरा सिलेबस कीजिए। अगर आपने रियल एस्टेट वैल्यूएशन प्रॉपरली नहीं पढ़ा, आपका वो कॉन्सेप्ट वीक है, आपने ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपसे केस स्टडी सॉल्व नहीं होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा कॉम्बिनेशन में केस स्टडी आ सकती है, ये आपने समझना है। पीरियड ऑफ दीज लीजेस इज नॉर्मली शॉर्ट टर्म। तो हमने पिछली बिल्डिंग में क्या पढ़ा था, 40, 60, 99 ईयर्स की लीज है उसके अंदर। यहाँ पर आपका 3, 5, 10 साल का छोटा पीरियड का रहेगा। तो शॉर्ट टर्म बेसिकली ऑक्यूपेशन लीज जो है छोटी रहेंगी। तो कीवर्ड क्या है, शॉर्ट टर्म। दीज लीज नॉर्मली हैव ए प्रोविजन ऑफ रेंट इंक्रीज आफ्टर एवरी 2 to 3 ईयर्स। तो यहाँ पे किराया इंक्रीज करने का प्रावधान होता है 2 से 3 साल के अंदर। तो इसमें कीवर्ड क्या है, रेंट इंक्रीज, ये कीवर्ड याद रखना है आपने। दीज लीजेस आर कॉमन इन इंडिया फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में नॉर्मली आपकी ऑक्यूपेशन लीज मिलेगी। तो अगर एग्जामिनर ने कमर्शियल प्रॉपर्टी की अगर बात कर रहा है और लीज की बात हो रही है और वो शॉर्ट टर्म लीज है, अगर उसने नहीं भी लिखा है, साइलेंट है, तो आपको एज्यूम करना है कि साहब ऑक्यूपेशनल लीज है। इन केस ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, these leases are uncommon in India due to freezing of rent.
ये भी एक इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। तो फ्रीजिंग ऑफ रेंट के बारे में हम जब रियल एस्टेट लॉ के अंदर रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ेंगे, वहां पर हम इसको और डीपली समझेंगे। रेंट कंट्रोल एक्ट की भी एप्लीकेशन केस स्टडी में आ जाती है, वो हम और डिटेल में वहां पढ़ेंगे। अभी आप इतना रखिए कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे ऑक्यूपेशन लीज क्यों नहीं होती, क्योंकि इस पे फ्रीजिंग ऑफ, ये थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई पीपल डोंट प्रेफर टू हैव occupation lease on residential properties because of freezing of rent under Rent Control Act. Instead of lease, short-term licenses are created for such residential premises, which fall under Easement Act. तो आपको याद होगा कि हम, आपको पता होगा, नॉर्मली जो घर के ऊपर जो किराए पे देते हैं मकान मालिक, वो देते हैं 11 महीने के लिए, 11 महीने से ऊपर देते नहीं, उसके पीछे एक रीजन है। तो वो हम रीजन ईजमेंट एक्ट, और जब हम रियल एस्टेट लॉज पढ़ेंगे वहां पे डीपली पढ़ेंगे कि इसके पीछे रीजन क्या है, और हम लीज और लाइसेंस, इनके बीच में भी हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस टेबल की फॉर्म में आगे इसको समझेंगे। अभी इतना समझिए कि बिल्डिंग लीज और ऑक्यूपेशन लीज में क्या डिफरेंस है। ऑक्यूपेशन, बिल्डिंग लीज मतलब लैंड, ऑक्यूपेशन लीज मतलब लैंड प्लस बिल्डिंग। शॉर्ट टर्म रेंट इंक्रीज, कमर्शियल प्रॉपर्टी, नो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ फ्रीजिंग ऑफ रेंट, और अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे नॉर्मली लाइसेंसिंग अंडर ईजमेंट एक्ट ये चलती है। सब लीज, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, हेड लेसर गिव्स लैंड टू लेसी, ऑल्सो कॉल्ड हेड लेसी, हु इज हु इन टर्न कैन सबलेट इट टू सबलेसी। तो बेसिकली आप मकान मालिक थे, मैं किराएदार था, और मैं फर्दर किराए पे दे रहा हूँ। तो उसका मतलब क्या हो गया, आप लेसर से बन गए हेड लेसर, और मैं क्या बन गया, लेसी से हेड लेसी। और जो सब लेट है, जो 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 किराएदार, जिसको मैंने फर्दर, मैंने किराएदार ने किराएदार को दिया, मैं किराएदार था, मैंने फर्दर किराए पे दे दिया, तो जो नीचे वाला बंदा है उसको बोलेंगे सब लेसी। तो मेरे को लेसी भी बोल सकते हैं, सब हेड लेसी भी बोल सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। मेजोरिटी केस में आपको इसमें हेड लेसर ही मिलेगा, हेड लेसर, जो मकान मालिक है उसको हेड लेसर बोलेगा, बट कभी कभार लेसर भी बोल देता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। हेड लेसर लेसर दोनों एक चीज है, लेसी हेड लेसी दोनों एक चीज है, सब लेसी थर्ड चीज है नीचे का लेवल में। Lessee cannot sublease for a period exceeding 1 year less than the remaining period of main lease. This is very important concept. तो अगर आपने, मान लीजिए मेरे को, आप मकान मालिक हैं, आपने मुझे 40 साल का लीज पट्टे पे दिया जमीन, तो मैं 39 ईयर से ऊपर उसको सबलीज कर नहीं सकता। ये आपने, ये कानून में है, आप वो एग्जाम में लिखा है नहीं लिखा है, पर आपने वो चीज इंप्लीमेंट करनी ही है। ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए केस स्टडी में एग्जामिनर जरूर कंफ्यूज कर सकता है। आप जो कहते हैं लोग केस स्टडी टफ होगी, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है तो आप केस स्टडी सॉल्व कैसे करेंगे, आप कर ही नहीं पाएंगे। तो जब भी अगर अगर एग्जामिनर साइलेंट भी है, वैसे तो लिख के देगा आपको, अगर साइलेंट है क्वेश्चन के अंदर, आपको पता होना चाहिए कि 1 साल कम से कम मुझे माइनस करना है, जो उसके राइट्स हैं उसमें निकालने के लिए 1 साल माइनस करना है। सब लीज रेंट इज ऑलवेज हायर देन द मेन लीज रेंट, ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कि जो नीचे, अगर मैंने 100 रुपए किराए में, महीने में किराए में लिया, तो मैं जो नीचे किराए पे दूंगा वो 100 रुपए से ऊपर होना चाहिए, 100 रुपए से कम नहीं हो सकता। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको सब लीज के अंदर वैल्यूएशन करने के टाइम पे ध्यान रखना है। लीज फॉर लाइफ, ऑन डेथ ऑफ लेसी दीज लीज कम टू एन एंड। तो लाइफ ऑफ लाइफ क्या है, जैसे अगर मैं किराएदार हूँ, मेरी जैसे ही मौत होगी तो वो लीज खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। दैट इज, दैट लीज इज लिंक्ड विद माई लाइफ एज ए किराएदार। मैं जो लेसी हूँ, मैं किराएदार हूँ, जैसे ही किराएदार मर गया उसको लीज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। Thus, these leases are coterminous with life of lessee. तो मतलब लेसी की लाइफ से ये इंक्लूडेड है, इंटरलिंक है आपस में। दिस टाइप ऑफ लीज इज नॉट कॉमन इन इंडिया, ये कॉमन नहीं है इंडिया में, बहुत अनकॉमन है, बट थ्योरेटिकल पर्पज से आपको इसको ये समझना है और याद रखना है। टेनेंसी एट विल एंड एस्टेट एट विल, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। Here, no lease or written agreement is being signed between tenant and landlord. तो इस, अगर मान लीजिए किराएदार और मकान मालिक के बीच में कोई रिटर्न लीज एग्रीमेंट नहीं हुआ है, द वर्बल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड बाय ईदर टेनेंट और लैंडलॉर्ड।
मकान मालिक और किराएदार के बीच में मूंज मानी एग्रीमेंट हो गया, और जो जिसका कभी भी टर्मिनेशन हो सकता है, जैसा बोला और काम खत्म। इट एग्जिस्ट without a contract or lease and usually does not specify length of tenant's duration or the exchange of payment. तो इसमें बेसिकली कोई ऐसा फिक्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि साहब इतने आप 11 महीने रहोगे, 10 साल रहोगे, 20 साल रहोगे और कितना किराया दोगे, मतलब वो सारा वर्बल है, अंडरस्टैंडिंग के बेस पे है। अगर इस तरह की एक वर्बल कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे, जिसमें क्लैरिटी उतनी तरह की नहीं है और कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट से कभी भी निकल सकती है, उसको अगर उस तरह का सिनेरियो की अगर बात कर रहा है, तो वो जो विल बनती है, दैट इज कॉल्ड टेनेंसी एट विल या स्टेट एट विल। ये उस तरह का लीजिंग अरेंजमेंट काइंड ऑफ ये आपका है। अब कुछ बात करते हैं कि जनरल इंपॉर्टेंट टर्म्स कंडीशंस क्या होती हैं लीज की। सो जो कि बेसिकली मेजोरिटी लीज एग्रीमेंट में आपको मिलेंगी, और जब हम केस स्टडीज पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको ये टर्म्स का एग्जामिनर यूज करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो की वर्ड्स हैं इनका मतलब क्या है, इसको कैसे आपने यूज करना है केस स्टडीज में, कैसे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। तो पहला एक की इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, लीज टर्म। उसका मतलब क्या है, डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड डेट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ लीज। दोनों में डिफरेंस है कि जिस दिन लीज स्टार्ट हुई और किस दिन लीज खत्म, लीज जो एग्रीमेंट है वो खत्म होगा, किराएदार का कब से शुरू हुआ और कब तक वो एग्रीमेंट है, 10 साल का है, 20 साल का है। तो वो हो सकता है कि आपको एग्जामिनर टर्म दे दे, हो सकता है कि आपको डेट दे दे कि साहब इस डेट पे लीज स्टार्ट हुई और इतने साल ये डेट इसकी एक्सपायरी डेट है। तो आपको फिर लीज टर्म खुद निकालनी पड़ेगी उस केस में कैलकुलेशन करने के लिए। रिन्यूअल क्लॉज ये भी आपको पढ़ना है, जब आप लीज से लिंक क्वेश्चन करेंगे इनकम अप्रोच पे, तो आपने ये ढूंढना है कि रिन्यूअल क्लॉज के बारे में क्या बोल रहा है, या रियल लाइफ के अंदर भी। डेट ऑफ रिन्यूअल ऑफ लीज एंड और रेंट, के उसमें जो रेंट है वो इंक्रीज कब होगा, 2 साल में, 3 साल में, या फिर जो लीज है उसमें रिन्यूअल का प्रोविजन है, और अगर है तो किस डेट पे है। लेसर्स कॉविनेंट, अब बेसिकली लेसर जो किराया मकान मालिक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लैंड टैक्स पेमेंट टू गवर्नमेंट, के टैक्स कौन पे करेगा। लेसीज कॉविनेंट, जैसे कि नॉर्मली जो जमीन का जो किराया होता है, जो प्रॉपर्टी टैक्स होती है, वो मकान मालिक पे करता है। और उसके बाद पेमेंट ऑफ बिल्डिंग टैक्स, बिल्डिंग इंश्योरेंस, रिपेयर, अपकीप ऑफ प्रॉपर्टी, टाइमली पेमेंट ऑफ लीज रेंट। तो ये लेसी कॉन्वेनेंट है कि लेसी जो किराएदार है उसकी जिम्मेदारियां क्या क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, वो आपको सारे लिखने पड़ेंगे जब आप केस स्टडी करेंगे। आपने देखना है उसमें कि लीज टर्म क्या है, रिन्यूअल क्लॉज क्या है, लेसर कॉन्वेनेंट क्या है, उसको आगे से लिखते रहिए एक अलग से पेन पेपर लेके। लेसर कॉवेनेंट लिखिए, उसमें क्या क्या उसकी जिम्मेदारी है वो लिखिए सारा, क्योंकि ये सारा का सारा मैटर डिसाइड करेगा कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन निकालने के लिए आपको वहां पर ये सारी वैल्यूज ढूंढनी पड़ेंगी केस स्टडी में। राइट्स ऑफ असाइनमेंट, राइट टू सबलीज द प्रॉपर्टी विद और विदाउट एनी कंडीशन। ये भी आपको उस क्वेश्चन के अंदर लीज डीड में ढूंढना है कि इस तरह का कोई एस्पेक्ट पे डिस्कशन है, अगर है तो वो आपको बुलेट पॉइंट में लिखना है, क्योंकि केस स्टडी में हम उसको यूज करेंगे। इसके बाद रेस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट कोई तो नहीं है, कोई ऐसा कोई बिल्डिंग कोई क्लॉज तो नहीं है कि किराएदार जो है उसको बिल्डिंग को ऑल्टर नहीं कर सकता, या मैंने अगर घर मतलब रेजिडेंशियल पर्पज के लिए बिल्डिंग दी है, इट कैन नॉट बी यूज फॉर मिक्स पर्पज, या दुकान नहीं खोल सकता है, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकता। उस तरह का भी आपको क्वेश्चन के अंदर ही पढ़ना है, और रियल लाइफ में जब आप वैल्यूएशन करेंगे लीज प्रॉपर्टी का, वहां पर भी आपको इसको स्टडी करना देखना है। वेस्टिंग बैक लैंड क्लॉज, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ऑन मैच्योरिटी ऑफ लीज lessee will demolish the building and give back open land to the lessor. Sometimes lease agreements also stipulate that on maturity of the lease, lessee shall give back land plus building with or without payment of agreed amount, depreciated cost of the building to the lessee of the building. तो मतलब क्या है, जब हम लीज एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, जब मकान मालिक बिल्डिंग या जमीन किराए पे देगा, तो वहां पर वो लिख देगा कि जब ये लीज एक्सपायर होगी तो लेसी जो है वो बिल्डिंग तोड़ेगा और मुझे जमीन वापस करेगा। ये लिखा होगा नॉर्मली उसके अंदर, करेक्ट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एग्रीमेंट में लिख देता है वो कि सर मेच्योरिटी होने पे लेसी जो है वो जमीन और बिल्डिंग तोड़ेगा नहीं, बिल्डिंग मेरे को दे देगा वो। ठीक है जी। तो किराएदार क्या है कि सर 20 साल मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, 20 साल उसको यूज करूंगा। तो बिल्डिंग किराएदार ने बनाई, लेकिन 20 साल यूज करने के बाद वो बिल्डिंग और जमीन दोनों मकान मालिक को दे देगा। हालांकि मकान मालिक ने खाली बिल्डिंग जमीन ही दी थी किराए पे, लेकिन अब उसको बिल्डिंग भी वापस ऊपर मिल रही है।
अब वो उसकी एवज में हो सकता है कि मकान मालिक कोई प्राइस एग्री कर दे कि साहब ये मैं इतना पैसे दूंगा आपको एक्स्ट्रा, या फिर बोले साहब कोई पेमेंट नहीं करूंगा मैं। तो इन तरह के केस में अगर आपको उस स्ट्रक्चर की वैल्यूएशन काउंट फॉर करनी है, काउंट फॉर करना मतलब क्या है, अगर मान लीजिए मकान मालिक बोलता था मैं तो बिल्डिंग लूंगा और मैं उसका कुछ दूंगा नहीं आपको, तो फिर वो किराया कम लेगा। तो आपको उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकालनी है 20 साल बाद, जो भी टर्मिनेशन हो रहा है जब, और उसका जो बेसिकली एक्रूड अमाउंट निकालना है कि उसका ईयर परचेज क्या आएगा, कि उसके जो आखिरी में उसको प्रॉपर्टी की वैल्यू मिल रही है उसकी वजह से किराया कितना कम होगा उसका। तो यहाँ पर हम जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करेंगे वहां पर ये फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो जो हमने डिस्कस ये किए सारे पॉइंट्स आप नोट करने पड़ेंगे कागज पे, आपको एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा, समझाएंगे भी और हम डिटेल में आगे इसको जब केस स्टडीज करेंगे वहां भी समझेंगे, इनकम अप्रोच में और डीपली समझाएंगे। अभी थ्योरी पर्पज से समझिए कि आपको जब भी आप केस स्टडी करें तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट दिमाग में होने चाहिए, मुझे चीजें ढूंढनी है और कागज पे लिखिए टर्म कितनी है, कोविनेंट्स क्या है, रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज क्या है, लेसर कोविनेंट क्या है, लेसी कोविनेंट क्या है, वट, और ये वेस्टिंग बैंक लेट क्लॉज जो जो रिवर्जन वाला जो एस्पेक्ट है वो भी आपको देखना है कि लैंड देगा, बिल्डिंग देगा, क्या प्राइस में देगा, क्या कॉस्टिंग है, सारा उसमें आपको वो कागज पे नोट करना है, उसके हिसाब से हम वैल्यूएशन करेंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेंट, मतलब किराया जो बेसिकली लेसी ने लेसर को देना है, मतलब किराएदार मकान मालिक को किस किस तरह के रूप में क्या क्या किराए दे सकता है, ये इनकम है। और ये फिर से हमारे इनकम अप्रोच में हम केस स्टडी करेंगे, वहां हमें दोबारा से ये सारी चीजें काम आएंगी। पहला ग्राउंड रेंट, ये टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बड़े ही एक गिलास पानी पी के समझ लीजिएगा, अगर नहीं समझेंगे कोई केस स्टडी आपसे सॉल्व नहीं होगी। ग्राउंड रेंट क्या है? इट इज द पीरियोडिक रेंट चार्ज्ड बाय लेसर फॉर लैंड यूज, जो जमीन का किराया है जो किराएदार मकान मालिक को देगा जमीन के किराए के रूप में, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड रेंट। ठीक है जी। रैक रेंट, एक्चुअल फुल रेंटल वैल्यू विच इज कॉल्ड ग्रॉस रेंट, रिसीवेबल फ्रॉम द प्रॉपर्टी इन अ ईयर। It may be for land or for land plus building or both. Maximum annual rent of the full property which market would like to give. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि रैक रेंट क्या होता है। एग्जामिनर इस पे थ्योरी क्वेश्चन भी आया था कभी कभी, ग्राउंड वट इज ग्राउंड रेंट, वट इज रैक रेंट, या फिर बोलेगा ये किराएदार मकान मालिक को ये तरह का रेंट दे रहा है तो अब कौन सा रेंट दे रहा है, रैक रेंट है, ग्राउंड रेंट है, वो आपको हो सकता है कि इस तरह से भी घुमा फिरा के थ्योरी क्वेश्चन पूछ ले। लेकिन जो केस स्टडी आती है उसमें तो बिल्कुल ही इस तरह की टर्मिनोलॉजी आपको मिलेंगी कि दिस मच ऑफ रैक ही इज पेइंग। तो अगर रैक रेंट वो दे रहा है तो इसका मतलब पहला आपने कीवर्ड क्या देखना है कि जो मार्केट निकाल के रेंट निकाल रही है, मतलब मिनिमम एनुअल रेंट ऑफ द फुल प्रॉपर्टी विच मार्केट वुड लाइक टू गिव, जेन्युइन रेंट है। और बेसिकली ये आपका जमीन का हो सकता है, या फिर जमीन और बिल्डिंग दोनों का हो सकता है, या फिर दोनों का भी हो सकता है, मतलब जमीन का हो सकता है, बिल्डिंग का हो सकता है, या फिर दोनों का हो सकता है बेसिकली। ये आपने ध्यान रखना है। और ये ग्रॉस रेंट है, ये नेट रेंट नहीं है। एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। नेट रेंट मतलब कि अगर उसमें से खर्चे निकाल दोगे आप ग्रॉस रेंट से तो नेट रेंट निकलता है, मतलब जो किराएदार देगा सारा रेंट, दैट इज ग्रॉस रेंट। हेड रेंट, रेंट टेकन बाय हेड लेसर, हेड लेसर हम पहले समझ चुके हैं। तो जो रेंट बेसिकली हेड लेसर के पास जा रहा है दैट इज कॉल्ड हेड रेंट। प्रॉफिट रेंट, फुल मार्केट रेंट, मतलब जो रैक रेंट हमने पढ़ा है, लेस रेंट पेड बाय लेसी। तो मार्केट उसका रेंट कितना परसीव करता है, फॉर एग्जांपल मार्केट रेंट उसका 10,000 किसी प्रॉपर्टी का हो सकता है महीने का, पर कोई किराएदार ऐसा मैं तो 9,000 दूंगा जी, मैं कम दूंगा उसमें प्रॉपर्टी का रेंट, तो 1,000 रुपए का उसमें प्रॉफिट रेंट हो गया। तो आपको एग्जामिनर उसका एक नंबर क्वेश्चन आ जाए जैसे कैलकुलेट प्रॉफिट रेंट, तो केस स्टडी में प्रॉफिट रेंट निकालने के लिए बोल रहा है, पहले रेक रेंट निकालना पड़ेगा या ढूंढना पड़ेगा, फिर ढूंढना पड़ेगा कि रेंट लेसर कितना रेंट दे रहा है, वो आपको निकालना पड़ेगा। कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट, रेंट म्यूचुअली एग्रीड बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट अंडर टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली जो एग्रीमेंट साइन हुआ है दोनों के बीच में, उसमें जो रेंट मेंशन्ड है दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट। इट मे बी वर्बल और रिटन, वो जुबानी हो सकता है, लिखा हुआ हो सकता है। इट मे बी फॉर लैंड यूज और लैंड प्लस बिल्डिंग बोथ। ठीक है जी, जमीन या जमीन प्लस बिल्डिंग जो उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बना है दोनों का मिला के हो सकता है। इट मे और मे नॉट इंक्लूड प्रॉपर्टी टैक्स और अदर आउटगोइंग। ठीक है जी, तो उसके अंदर बेसिकली
कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट के अंदर हो सकता है किराएदार बोले, मकान मालिक बोले नहीं नहीं आप पे करो प्रॉपर्टी टैक्स है, या फिर बोले यार मुझे किराए में डाल दो मैं पे करूंगा उसको, तो बेसिकली वो उसमें इंक्लूडिंग भी हो सकता है एक्सक्लूडिंग भी हो सकता है। वो आपको पढ़ना पड़ेगा एग्रीमेंट को, उसमें क्या क्या टर्म्स कंडीशन कोविनेंट्स की हम बात करी थी पीछे, वहां से आपको निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट कितना है। एग्जाम के अंदर आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज देखने को मिलेंगी, तो आपको पता होना चाहिए इनमें डिफरेंस क्या है। स्टैंडर्ड रेंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर स्टैंडर्ड रेंट कहीं पे आ गया, ठीक है, तो मतलब कि वो रेंट कंट्रोल एक्ट का वहां पे आ गया बेसिकली। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट वाज ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट post independence to protect tenants from exploitation and ejectment, eviction. Rent control acts were introduced superseding TP Act, Transfer Property Act. Under Rent Control Act, courts decide the rent of the land and land plus building, the premises, and the said rent is called standard rent. Landlord cannot charge rent more than the standard rent except permissible increase of tax. This is a very important topic. कई बार क्या होता है क्वेश्चन बोल देगा कि साहब स्टैंडर्ड रेंट ये है और रैक रेंट ये है। अगर स्टैंडर्ड रेंट उसने बोल दिया, और कई बार प्रॉपर्टी कंट्रोल एक्ट की वैल्यूएशन प्रॉपर्टी आती है, जो जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करेंगे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस पे रेंट कंट्रोल एक्ट तो नहीं लग रहा कहीं पे। हालांकि हम जब रियल एस्टेट वैल्यूएशन करेंगे, रियल एस्टेट लॉज करेंगे और इनकम अप्रोच वैल्यूएशन करेंगे, वहां पर भी हम इसको देखेंगे एप्लीकेशन, इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन। तो आपने ये, जब भी आप इनकम अप्रोच से वैल्यूएशन कर रहे हैं, लीजल प्रॉपर्टी कर रहे हैं, आपने ये जरूर डबल इंश्योर करना है क्या कहीं इस पे रेंट कंट्रोल एक्ट तो नहीं लग रहा। और अगर आपने स्टैंडर्ड रेंट वर्ड कहीं दिख गया आपको, तो आपके चारों एंटीना खड़े हो जाने चाहिए, अरे बाबा ये तो स्टैंडर्ड रेंट दिख गया, तो इसमें हो सकता है कि रेंट कंट्रोल एक्ट लग गया होगा। या हो सकता है आपको जो एग्जामिनर है वो कंफ्यूज करने के लिए दे रहा हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड रेंट आ गया कहीं पर भी आपने पढ़ लिया, तो इसका मतलब आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना है कि साहब इस पे मुझे डबल चेक करना है कि रेंट कंट्रोल एक्ट अगर लग गया है तो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है और मुझे उसको कैसे वैल्यूएशन करनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 99% बच्चे गलती करते हैं, स्टूडेंट्स गलती करते हैं। और मैं जब हम क्लास में केस स्टडी सॉल्व करते हैं हम, तो भी मैं इस पे बड़ा फोकस करके प्रैक्टिस करवाता हूँ कि आपने केस स्टडी में ढूंढना है ये चीज, स्टैंडर्ड रेंट को, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद वर्चुअल रेंट, दिस इज अगेन अ वेरी ट्रिकी एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि हम कहते हैं बहुत केस स्टडी मुश्किल आ रही है। तो इसमें आपको वर्चुअल रेंट क्या है, बेसिकली समटाइम्स लेसर गेट्स पार्ट ऑफ द फ्यूचर लीज रेंट कैपिटलाइज्ड and receive it at upfront premium. Adding this premium back to the future rent gives virtual gross rental to the lessor. इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपको एक केस स्टडी आ गई कि साहब आप मकान मालिक, मैं किराएदार हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि साहब किराया 10,000 रुपए है, आपको दो ऑप्शन दे दी मैंने। एक ऑप्शन तो ये है कि साहब आप 10,000 रुपए किराया दो और 5 लाख पकड़ी दो मेरे को, आप सिक्योरिटी डिपॉजिट 5 लाख रुपए, तो मतलब कि 10,000 रुपये महीने का किराया हो गया और 5 लाख रुपए मैंने पकड़ी ले ली, मतलब मोटा मोटा 4 साल का मैंने किराया पकड़ा जिसका मैं इंटरेस्ट खाऊंगा। तो वो अब उसको आपको 5 लाख का जब पकड़ी पकड़ा आपने, उसका भी आपको नोशनल अमाउंट ऐड करना पड़ेगा 10,000 के रेंट में, तब जाके मेरा वर्चुअल रेंट निकलेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि साहब एग्जामिनर बोलेगा आपको कि आपने इतना ये इनिशियल प्रीमियम दिया और आप इतना मंथली दे रहे हैं, तो व्हाट इज वर्चुअल रेंट, कैलकुलेट कीजिए इसको आप। तो आपको उसका फ्यूचर वैल्यू निकालना पड़ेगा जो इनिशियल अमाउंट दिया है। ठीक है, इसमें बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो वो भी हम जब केस स्टडीज हम बात करेंगे, एग्जांपल्स की बात करेंगे, वहां हम इसको एप्लीकेशन इसकी हम देखेंगे। अभी आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए कि व्हाट इज, अगर वर्चुअल रेंट की बात कर रहा है तो कुछ कैपिटलाइज करना है आपने, मतलब कैपिटलाइज हो चुका है कुछ ना कुछ, ये तो पहले दे दिया या बाद में देगा, उसकी वैल्यूएशन आगे पीछे कुछ करनी है आप। समटाइम्स लेसी टू डू सम इम्प्रूवमेंट्स इन द बिल्डिंग which as per lease agreement remain with the lessor. In such a case, annual equivalent of such capital improvement becomes part of the virtual rent. अब देखिए दूसरा सिचुएशन क्या हो सकती है, आपने मुझे किराए पे दिया, आपने बोला कि साहब ये तो मैंने घर किराए पे दे दिया, आपने इसमें ये काम और करवाना है, आप मुझे किराए पे देंगे, 5,000 रुपये किराया दो, और मैं आपको किराया कम दे रहा हूँ, मार्केट वैल्यू 10,000 रुपये है, 8,000 रुपये वटेवर, तो आप 5,000 रुपये किराया दीजिए और साथ में आपने इतना ये आपने काम करवाना है। मान लीजिए आपने एक इसमें शेड डलवाना है या कुछ करवाना है, जब आप जाएंगे छोड़ के, वो छोड़ के मेरे पास जाएंगे।
तो उस जो जो किराएदार ने जो खर्चा किया उसको बनाने का, उसकी भी तो कॉस्ट है ना। तो उसके इक्विवेलेंट जो एक रेंटल नोशनल रेंट आएगा, वो रेंट प्लस मंथली रेंट जो मैं पे कर रहा हूँ, दोनों को जब मिला के जो वैल्यू आएगी, विच इज कॉल्ड वर्चुअल रेंट इन दिस सिचुएशन। तो इसमें मल्टीपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। पूरी पूरी संभावना है कि स्टैंडर्ड रेंट के अंदर से अगर केस स्टडी नहीं भी आती है, तो आपको एग्जाम्पल 1 से 2 नंबर का आने का संभावना 99% है। वर्चुअल रेंट में से क्वेश्चन आने की संभावना 99.99% है। इसलिए बिल्कुल आप इसको गोली की तरह फिट कर लीजिए। और अगर आप मेरी क्लास में आने वाले हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगर कोई डाउट हो मुझसे पूछ लीजिएगा। और अगर आप हिंदी समझ नहीं आ रही है तो इसके सारे वीडियो इंग्लिश में डाल रखे हैं मैंने। आप वहां पर भी सारे जो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग व्यूअर्स हैं, ये सारे हम सेकंड टाइम हम रिपीट कर रहे हैं। ऑलरेडी ऑल वीडियोस आर ऑलरेडी अपलोडेड इन इंग्लिश एंड 100% सिलेबस हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड इन इंग्लिश। तो आप हिंदी वाले मत देखिए, इंग्लिश वाले देखिए आप लोग। आगे मार्केट रेंट। इफ इट इज द एस्टिमेटेड रेंट फॉर विच एन इंटरेस्ट इन रियल प्रॉपर्टी should be leased on the date of valuation between a willing lessor, willing lessee on appropriate lease terms in an arm's length transaction after proper marketing wherein both parties act knowledgeably, prudently and without compulsion। तो जो मैंने ये वर्ड्स हाईलाइट करे हैं आपने, अगर वो मार्केट रेंट की बात कर रहा है थ्योरी में, डेफिनेशन में, तो आपने ये चीजों को हाईलाइट करना है। ये सारे वर्ड्स में आ गए क्या? अगर ये सारे वर्ड्स आपको दिख रहे हैं तो फिर वो मार्केट रेंट की थ्योरी में अगर 1 नंबर क्वेश्चन आ रहा है तो अपने मार्केट रेंट क्लियर करना है। कंफ्यूज नहीं करना है। मार्केट वैल्यू और मार्केट रेंट दोनों में अंतर है। हम पहले ही बात कर चुके हैं मार्केट इसके बारे में। फिर मार्केट वैल्यू पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं चीज। लेकिन आपने मार्केट रेंट से कंफ्यूज नहीं होना। मार्केट रेंट लीज प्रॉपर्टी के लिए है। और यहाँ पर विलिंग बायर मतलब इच्छुक बायर, इच्छुक खरीदार और इच्छुक विक्रेता, और दोनों के बीच में अप्रोप्रिएट मतलब उचित, दोनों में टर्म्स कंडीशन होनी चाहिए। आर्म्स लेंथ मतलब कि जेन्युइन रेट होना चाहिए, कि भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए। मेरा दोस्त है मैं तो सस्ते में दे दूंगा। जो मार्केट रेट है एक्चुअल उस पर ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। मैं प्रॉपर मार्केटिंग करूँ उसकी, कि प्रॉपरली बायर्स को बुलाऊं, और सारे बायर्स उसके आए। और जो मैं प्रॉपर मार्केटिंग कर सकता हूँ, टीवी मीडिया वट जो भी मुझे मार्केटिंग करनी है, प्रॉपर एक रीजनेबल टाइप की पूरी मार्केटिंग करूँ। और मेरे ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर ना हो उस प्रॉपर्टी को बेचने का, या फिर आपको वो प्रॉपर्टी बेचने का। राइट। Thus, it is the highest rent that is receivable on the property by the landlord। तो मार्केट रेंट क्या है? ये हाईएस्ट रेंट है जो एक मकान मालिक किसी प्रॉपर्टी में ले सकता है in the open market after considering all advantages and disadvantages of the property as well as market condition in prudent manner। तो उस प्रॉपर्टी के जो भी प्लस माइनस है वो मकान मालिक को भी पता है, एग्जिस्टिंग ओनर को पता है, और जो वुड बी जो नया ओनर आएगा, जो खरीदार है, उसको भी सारा पता है। तो सारी ज्ञान, सारी प्रॉपर्टी का सारा नॉलेज पूरी सबको है। और उसके बेस पे उस प्रॉपर्टी की जेन्युइन फेयर मार्केट वैल्यू निकल के आती है, जो उसकी रेंट कहलाती है। इफ इट इज ए लीज then it is called market rent। It can be more than standard rent or in some cases it can be lower than standard rent। ये भी आपने ध्यान रखना है। मेजॉरिटी मार्केट रेंट जो होता है वो स्टैंडर्ड रेंट से ऊपर होता है मेजॉरिटी केसेस में। अगर तुक्का मारने की बात करेंगे, आप इंटेलिजेंट गेस की बात करेंगे, इट इज नॉर्मली हायर देन। बट कुछ केसेस में ये कम भी हो सकता है। कुछ स्पेशल केसेस हैं। करेक्ट। जैसे स्टिग्मा लग गया प्रॉपर्टी पे, कंटिंजेंट प्रॉपर्टी है, कुछ इसमें कोई कंटेमिनेशन हो गया, तो उस केसेस में कम भी हो सकता है। बट वो संभावनाएं बहुत यूनिक तरह की होती हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज में शायद हम कहीं पे इस तरह की स्टडी हम बात करेंगे इसकी। कंसेशनल रेंट। समटाइम्स लेसर may lease out his property to his friend or relative at a rent lower than the market rent। अगर आप मकान मालिक हैं, मैं किराएदार हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, आप मुझे प्रॉपर्टी किराए पे दे रहे हैं, मार्केट रेंट 10,000 रुपए का है, आप मुझे 8,000 में दे रहे हैं। तो जो आपने मुझे 8,000 किराया दिया, दैट इज कॉल्ड कंसेशनल रेंट, मतलब सस्ते में दे रहे हैं मेरे को आप। मोनोपोली रेंट। प्रॉपर्टी हैविंग यूनिक लोकेशन में फेच हायर रेंट
कॉल्ड मोनोपोली रेंट। अगर आपकी प्रॉपर्टी की एक प्राइम लोकेशन पे है और कोई कंपटीशन में नहीं है, तो आप बोलेंगे मेरी प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन पे, मेरी बीच व्यू पे है, सिर्फ एक ही बीच व्यू पे एक ही प्रॉपर्टी अलाउड है, देखिए पूरा समुद्र दिखता है यहाँ पे, तो मैं ज्यादा प्रीमियम हाई करूंगा उसका। अगर इस तरह की लोकेशन है प्रॉपर्टी की और आप एक्स्ट्रा प्रीमियम रेंट हाई प्रीमियम मांग सकते हैं, मांग मांग पा रहे हैं और कस्टमर दे रहा है, तो जो आपको रेंट मिल रहा है वो हाई जो रेंट मिल रहा है दैट इज कॉल्ड मोनोपोली रेंट। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ, हमने इनकम की बात करी, अब हम खर्चों की बात करेंगे। प्रॉपर्टी आउट टाइप्स ऑफ आउटगोइंग मतलब प्रॉपर्टी लीज, प्रॉपर्टी से लिंक खर्चे कौन कौन से होते हैं, ये भी इनकम अप्रोच में हमें काम आएगा। There are some expenses which landlord normally is required to incur to maintain the rental income. Sometimes, as per lease agreement, the liability of these outgoing may be on shoulders of lessee. तो जनरली अभी जो हम खर्चों की बात कर रहे हैं, जनरली ये मकान मालिक इसको बियर करता है जनरली, अनटिल अनलेस लीज में स्पेसिफिकली लिख दिया कि नहीं साहब किराएदार करेगा। तो पहला एक्सपेंस जो लैंडलॉर्ड करता है इसको आउटगोइंग भी कहते हैं। House or property tax. So every local body or municipality levy house tax on the building and in return provides civic amenities like including road, network, water supply, drainage, conservancy services, स्ट्रीट लाइट, गार्बेज डिस्पोजल, जो भी है मतलब कि कूड़ा उठाने का, बिजली, सड़क पे जो स्ट्रीट लाइट है, सड़क बनाना है, सीवेज डालना है, तो बेसिकली जो खर्चे हैं उसको कवर करने के लिए लोकल जो म्यूनिसिपैलिटी या जो भी लोकल बॉडी है वो कुछ एक टैक्स पे लेती है, दैट इज कॉल्ड हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स। दिस टैक्स इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड रेंट ऑफ द प्रीमिसेस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें कि ये जो टैक्स होता है बेसिकली ये स्टैंडर्ड रेंट पे ही बन के आएगा, जो हम पीछे ही बात करी व्हाट इज स्टैंडर्ड रेंट। Few MCs like municipal corporation like Delhi MC have delinked house property tax with rent and instead assess it on basis of built up area of the building। तो मेजोरिटी लोकेशंस पे आपको ये जो है वो स्टैंडर्ड रेंट के ऊपर लिंक है, लेकिन कुछ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए उसको वहां से हटा दिया वो कॉन्सेप्ट, और अब बोलते हैं नहीं साहब वो बिल्ट अप एरिया पे निकालेंगे, हम तो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स लेंगे। For valuation purpose, valuer should deduct applicable legally payable tax। जब हम इसका वैल्यूएशन करेंगे तो आपने जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना है उसके अंदर ये टैक्स को आपको माइनस करके तब उसकी इनकम प्रोस वैल्यूएशन निकालनी है। इसकी एप्लीकेशन हम केस स्टडीज में देखेंगे आगे। लैंड रेवेन्यू फॉर एवरी प्रॉपर्टी इन अर्बन एरिया गवर्नमेंट levies a tax on landlord for an agriculture use of land. This NA assessment, non-agriculture assessment tax, is being done on the basis of permitted usage, that is residential, commercial, industrial। तो बेसिकली लैंड रेवेन्यू जो है वो भी आपसे कुछ कुछ गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है, तो वो बेसिकली लैंडलॉर्ड ही उसके ऊपर पे करता है। तो अगर एग्रीकल्चर लैंड के लिए नॉर्मली वो खर्चे नहीं होते, बट नॉन एग्रीकल्चर के ऊपर एक एक्सपेंस लगता है, दैट इज फॉर कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल। तो वो अगर इस तरह का खर्चा कुछ है तो वो आपको नॉर्मली लैंडलॉर्ड उसको पे करता है। ग्राउंड रेंट इफ प्रॉपर्टी इज नॉट फ्री होल्ड, जो हम पीछे बात कर चुके हैं, तो बट ऑफ लीज होल्ड टेनर, अगर वो फ्री होल्ड नहीं है बल्कि लीज होल्ड है, लैंडलॉर्ड हैज टू पे लीज रेंट और ग्राउंड रेंट फॉर द यूज ऑफ लैंड। तो अगर वो प्रॉपर्टी लीज है, नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में मेजोरिटी प्रॉपर्टी है लीज होल्ड पे है, तो वहाँ पे जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, नोएडा अथॉरिटी जो है उसको मकान मालिक हर साल किराया पे करता है, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड रेंट। लीज रेंट पे करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड रेंट टिल एक्सपायरी ऑफ द लीज। जब तक वो लीज चलेगी तब तक वो हर साल किराया उसका देगा। General repairs. Normally, new building does not need heavy repairs, but as it become old, higher repair outgoings are needed। जैसे नई बिल्डिंग है उसमें रिपेयर कम लगेगी, पुरानी बिल्डिंग में रिपेयर ज्यादा लगेगी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस आउटगोइंग्स आर कैन बी कंसीडर्ड इन द रेंज ऑफ 3 to 12%। अगर आप प्रैक्टिकल बात करेंगे तो 3 से 12% की जो नॉर्मल जो ग्रॉस रेंट है उसका 3 से 12% आप मेंटेनेंस में डाल सकते हो। नई बिल्डिंग है 3% डाल दीजिए, पुरानी बिल्डिंग है 12% डाल दीजिए। मैक्सिमम बैंड ये परमिशिबल है एज पर प्रैक्टिस। तो एज ए रियल टाइम जो वैल्यूअर आप करने जाएंगे तो आपको ये डालना है, बट एग्जाम के परस्पेक्टिव से आपको ये हमेशा लिख के आएगा कितना परसेंट आपको इसमें जनरल रिपेयर पकड़नी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। डिपेंडिंग ऑन एज ऑफ द बिल्डिंग, अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव्ड एंड टाइप ऑफ वेयर एंड टियर विच बिल्डिंग इज एक्सपोज टू। ठीक है, कि समुद्र के किनारे है, एसिड रेन होती है या बहुत बारिश होती है,
फैक्टर देख के आपको अपनी जजमेंट के बेस पे एक लॉजिकल आपको परसेंटेज डालना है उसमें। बट डोंट वरी, एग्जाम में ये 100% लिख के आएगा, आपको कुछ भी इसमें अजम्पशन नहीं करना है। फॉर न्यू रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऑफ से 5 years एज विद फेयरली गुड रेंटल इनकम, 3% of gross income may be good. On the other hand, for a building having 40 years of age, yielding, yielding controlled rent, even 10% of gross rent is not adequate. करेक्ट, रेंट कम है उसका, स्टैंडर्ड रेंट ले रहा है, तो 10% एब्सोल्यूट टर्म्स में बहुत कम है, तो मेंटेनेंस तो लगनी है उसकी, तो वो आपको 12% भी करना पड़ सकता है। इफ पॉसिबल, लास्ट 5 to 10 years of actual general repair cost data should be gathered by valuer for valuation। ये बात है प्रैक्टिकल की। साइट पे जा रहे हैं तो आप 5 से 10 साल का डाटा निकाल लिया, पिछला कितना मेंटेनेंस का हो रहा है और क्या ट्रेंड है खर्चे होने का, वहां से आपका अप्रोक्सीमेट परसेंटेज निकल के आएगा कि कितना खर्चा इसको हो सकता है। नॉर्मल एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू रेगुलर स्वीपिंग एंड सिक्योरिटी सर्विसेज शुड बी अलाउड एज ए सेपरेट आउटगोइंग। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि अगर उसको जो झाड़ू पोछा करने की जो है और जो सिक्योरिटी गार्ड लगा रखा है उसको नहीं पकड़ना आपने इसके अंदर। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ रिपेयर। अगर कहीं पे एग्जामिनर ने उतने खर्चे डाल रखे हैं, जैसे आप झाड़ू मारने के 100 रुपए महीना है, सिक्योरिटी गार्ड के 5,000 रुपए महीना है, तो आपको उसको नहीं पकड़ना है इसमें जनरल रिपेयर एक्सपेंस में। वो कंफ्यूज करने डाल सकता है आपको, आपको इग्नोर करना है उसको। These जनरल रिपेयर एक्सपेंसेस डू नॉट इंक्लूड स्ट्रक्चरल रिपेयर। ये भी ध्यान रखना आपने, जो स्ट्रक्चर से लिंक रिपेयर है, जैसे लीकेज हो गई टेरेस स्लैब पे, वाटर प्रूफिंग, क्रैक्ड पिलर बीम्स, तो अगर उस तरह के खर्चे हैं तो वो जनरल रिपेयर में नहीं आएंगे, और वो अलग से आपको जाएगा, वो अलग साइड बनेगा उसका, और आपको कंफ्यूज नहीं करना है, जनरल रिपेयर एक्सपेंस में नहीं जाएंगे वो। उसके बाद हाउस इंश्योरेंस, अगर हाउस अगर इंश्योर्ड है, इफ हाउस इज नॉट इंश्योर्ड, valuer should assume outgoing for house insurance premium at owner's risk while doing valuation. The insurance premium rates are on rates go on changing. It is linked with insured amount. For residential building, it may vary from 1.25 rupees to 2 rupees per 1,000 rupees of sum insured. तो बेसिकली क्या है इसमें, आपको कंफ्यूजन क्या हो सकती है कि एग्जामिनर बोल सकता है कि सर प्रॉपर्टी है लेकिन उसका इंश्योरेंस नहीं करवा रखा मकान मालिक ने, और इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं कर रहा वो, लेकिन बाजू की प्रॉपर्टी है, सिमिलर प्रॉपर्टी है, उसका इंश्योरेंस इतना है, 1.5 रुपया पर 1,000 रुपीज के हिसाब से, या उसका वो 500 रुपये इंश्योरेंस जा रहा है। अब क्वेश्चन क्या है कि आप जिस बिल्डिंग का वैल्यूएशन कर रहे हैं उसमें मकान मालिक का इंश्योरेंस पे नहीं कर रहा है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो पे नहीं कर रहा है, आपको नोशनल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है ये पकड़ के, तब उसकी वैल्यूएशन निकालनी है। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप कीप एंड सर्विसेज जो पीछे हमने मैनेज कर दी जनरल रिपेयर के अंदर, तो लैंडलॉर्ड may be required to provide services like security guard, liftman, cleaning of common areas, mali, etc. These outgoing should be taken into consideration while doing valuation। तो आपको जनरल रिपेयर में नहीं डालना है, लेकिन अलग से उसको हेड बना के आपको उसमें से जब वैल्यूएशन करेंगे हम, जब उसका इनकम अप्रोच वैल्यूएशन करेंगे, तो ये खर्चे भी आपको माइनस करने हैं, बट नॉट अंडर हेड ऑफ जनरल रिपेयर। इनकी एप्लीकेशन हम जब केस स्टडी करेंगे वहां देखेंगे। Rent collection charges. In case of multiple tenant, landlord may require to keep the help, may require to have a help of rent collector। जैसे मान लीजिए मेरी एक बिल्डिंग है, उसमें 50 कमरे मैंने बच्चों को किराए पे दे रखे हैं, 1 बेडरूम के, मतलब उसमें 25 किराएदार हैं। अब मैं खुद जाके किराया इकट्ठा करूं, या फिर मैं किसी एजेंसी को या किसी आदमी को अपॉइंट कर दूं कि सब आप जो है किराया इकट्ठा करोगे, तो जो बेसिकली वो जो मुझे पे करना पड़ेगा, जो बंदा मेरे बिहाफ पे किराया इकट्ठा कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रेंट कलेक्टर। तो वो भी कुछ फीस तो लेगा, ये महीने का फिक्स लेगा या कुछ परसेंटेज लेगा रेंट का। नॉर्मली 3 से लेके 6% ऑफ द ग्रॉस रेंटल इनकम वो आपका उसमें एज्यूम आप रीजनेबली कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये जो इन केस ऑफ स्लम चॉल्स, रेंट कलेक्शन चार्जेस में भी हायर, जो वहाँ रेंट पे नहीं करते हैं लोग, तो वहाँ पे हो सकता है 10% भी चला जाए। इन केस द लैंडलॉर्ड हिमसेल्फ कलेक्ट्स द रेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि मकान मालिक है, उसने वो खुद कलेक्ट करता है, उसने कोई रखा नहीं हुआ कलेक्टर, लेकिन तब भी आपने ये इतना, ये जो रेंट कलेक्शन चार्जेस है ये आपने कंसिडर करने हैं। तो ये आपने इंश्योरेंस और ये रेंट कलेक्शन चार्जेस आपने माइनस करने ही करने हैं, चाहे वो खर्चा कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है। एग्जाम परस्पेक्टिव से आपको एज्यूम करने की जरूरत नहीं है,
आपको फिगर दी जाएंगी, लेकिन हो सकता है फिगर में ऐसे कंफ्यूज कर दे कि साहब जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कर रहे हैं उसमें मकान मालिक खुद रेंट करता है, लेकिन एवरेज अगर जो आसपास के घर हैं उसमें तो बाकी जो मकान मालिक हैं वो 5% पे करते हैं। देयर इज एजेंसी विच चार्ज 5% टू द नेबरहुड सिमिलर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर इस तरह का केस में क्वेश्चन आ गया तो इसका मतलब आपने वो जो है कंसीडर करना है वैल्यूएशन में, अपने कंफ्यूज नहीं करना, कि ऐसे कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर आपको, तो जहाँ स्टूडेंट क्वेश्चन गलती करते हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का पार्ट 4 खत्म होता है। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, पेशेंटली आपने ये सारा लेक्चर सुना, थोड़ा लंबा था लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, पूरा इनकम अप्रोच के लिए खास तौर पे। आगे भी जो चैप्टर करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे बार बार देखिए। अगर आपको ये सेशन क्लियर नहीं हुआ है प्लीज़ अगले सेशन में मत जाइएगा, और अगर कोई डाउट्स हैं तो आप क्लास में पूछ सकते हैं, जब मेरे से क्लास आप लेंगे ऑनलाइन क्लासेस जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। और अगर आप ऑनलाइन बैच नहीं ले रहे हैं तो आप खुद से इसको आप बार बार देखिए तो आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इसमें। एंड इफ यू आर मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश देन एंटायर सिलेबस इज अवेलेबल इन इंग्लिश एज वेल। तो प्लीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फ्रेंड्स को बताइए, और चैनल को मेंबरशिप लीजिए आप, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिले, हम इसमें और स्पीड से इसके अंदर हम वीडियो डाल सकें ताकि जल्दी जल्दी आप इस एग्जाम को पास कर सकें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।